उठकर सीधे आपके बीच में आया हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, उधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे एक मुद्दे के लिए बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर देखिए, हम सुनेंगे हर नारी की बात। क्या जिला प्रशासन को ये बात समझ में नहीं आती क्या? इनके दफ्तर में बोर्ड लगा हुआ है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। इनके दफ्तर में, इनके कार्यालय के सामने लिखा है और माननीय शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगा हुआ है। लेकिन क्या इनकी आंखों पे पट्टी बांधी रखी है? ये जितने भी पुलिस वाले यहाँ पे घूम रहे हैं, इनको नहीं दिखा देता क्या? ये खुद ही बोर्ड लगा के बैठे हैं और हमें आंदोलन करने पे मजबूर किया जा रहा है। क्या ये भारतीय संविधान को नहीं मानते क्या? क्या ये संविधान को पढ़कर इन्होंने नौकरी नहीं ली क्या? साथियों, आज हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम हमारे अधिकारों के बारे में नहीं जानेंगे, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसको नहीं समझेंगे, तो ऐसे अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। कोई ट्रैक्टर से घसीट के मारेगा, कोई ट्राली से घसीट के मारेगा, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि ये भारतीय संविधान को पढ़ने वाले लोग नहीं है। अब हमको बनना पड़ेगा। ये सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, इनमें सामाजिक जो एक शक्ति होती ना, वो खत्म हो गई है। नौकरी की लालच में इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है सरकारों को, इसलिए इनका जमीर नहीं बचा है। इसलिए ऐसे बोर्ड लगा के सिर्फ ये दिखावा करते हैं, समाज को एक गलत दिशा में लेके जाते हैं कि देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए इनकी सच्चाई। ये जिला कलेक्टर कार्यालय है और यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और हम आज क्यों खड़े हैं आप सबको पता है। अरे बलात्कार हुआ है किसी महिला के साथ में, 2-2, 3-3 भाइयों को मारा है, लेकिन फिर भी ये गूंगे बहरों को सुनाई नहीं देता है। इसके लिए मैं आपको सीधी सी बात बताना चाहूँगा। ये जो धार जिला हमारा है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र वाला है, तो सामान्य प्रशासन पहली बात तो यहाँ पर लागू नहीं होता है। लेकिन धार जिला में सबसे ज़्यादा अत्याचार शोषण यहीं पे होता है, क्योंकि इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे लोगों को संविधान मालूम नहीं है, और हमारे भाई थोड़े बहुत संविधान को जानते हैं, तो उन पे पहले से 8-10 कार्रवाई हो रखी है। और आज भी मैंने देखा था 110 और 107 का इन्होंने किसी महिला को नोटिस दे रखा था। शांति भंग कर रही हमारी महिलाएं। भाई तुम्हारे थाने पे आके क्या तांडव कर रही है क्या? अरे शर्म करो जरा। ऐसा कौन सा टीए था जिसने 111 और 107 में दादा नोटिस दिया, बोले हमारी महिला शांति भंग कर रही है? शर्म करो जरा, डूब मरो कहीं। खुद संविधान को पढ़ लो अच्छे से। आईपीसी, सीआरपीसी हमारे पे लागू ही नहीं होती है। बताओ ना यहाँ आके कौन से धारा में आपने केस किया है? अगर हम गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं तो आप कोर्ट में चलिए, लेकिन आप जब हम आपके पास आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें आंदोलन करना पड़ता है साथियों, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लोगों के जो हमारे जितने लीडर्स हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बिकने वाला लीडर समझ रखा है। इसलिए हमारे पे अत्याचार शोषण फिर से बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये गौरव दिवस मनाएंगे हमारे आदिवासी महापुरुष के नाम पे, लेकिन जिन आदिवासियों पे अत्याचार शोषण हो रहा है, 2020 की रिपोर्ट कहती है आदिवासियों पे अत्याचार होने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। पर इनको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ इनको हमारे वोट चाहिए। हमारे आदिवासी भाई बहनों के दुख तकलीफ में ये कभी भी सहयोगी नहीं बनेंगे। बस हमारे महापुरुष की जयंती मना लेंगे, हमको नचवा देंगे, फ्री में डीजे लगा देंगे, लेकिन आपके लिए खड़े नहीं होंगे। अगर ये यहाँ जितने भी पुलिस वाले हैं, अगर इनमें भी अगर थोड़ी सी भी शर्म होती, तो इस प्रोटेक्शन को वहाँ पे जिला महोदय को जाके अवगत कराते कि आदिवासी अपनी मांग के लिए आए हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ का एसपी हमारे से आके बात करता, यहाँ का कलेक्टर आके हमसे बात करता। आदिवासियों का मतलब आप समझते नहीं हो शायद, क्योंकि अगर हमने हमारी ग्राम सभा स्टार्ट कर दी तो शायद आपको नहीं पता है कि आपका सामान्य प्रशासन हमारे पे लागू नहीं होता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 13(3) का मैं आपको आज पढ़ के बताऊंगा, ऐसे नहीं बताएंगे हम। दादा क्या होता है कि हमारे लोगों को मालूम नहीं है भारतीय संविधान का आर्टिकल 13(3) का क्या कहता है। आज इनको सुनाना पड़ेगा, तभी इनको समझ में आएगा। और यहाँ तक इनको जो स्वतंत्रता दी गई है, वो नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। भाई लोग अच्छे से सुन लो, नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी नागरिकों को, लेकिन उसके सेक्शन 5 में लिखा है कि अनुसूचित जनजाति को छोड़कर। इसका मतलब आप क्या समझते हो
कि यहाँ का मूल मालिक सिर्फ आदिवासी है, यहाँ का मूल निवासी हम बहुजन समाज के लोग हैं, गैर आदिवासी नहीं है। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं ये खुद गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं संविधान की और हमारे पे कार्रवाई करते हैं। इन पे तो देशद्रोह का केस लगना चाहिए, क्योंकि ये मालिक के साथ में गद्दारी करते हैं। आपको मैं बताऊंगा साथियों, थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है कि मैं आपका ज्यादा समय ले रहा हूं। देखिए, मैं आपको आर्टिकल 9 पढ़ के बताता हूं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें क्या लिखा है आपको बताता हूं मैं। सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता दी गई है, सभी नागरिकों के लिए। अब कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है और किनको दी गई और किनको नहीं दी गई है, आप इस बात को अच्छे से समझना। व्यापार करने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, धार्मिक कर्मकांड करने की स्वतंत्रता, लेकिन किसको? सभी नागरिकों को। क्या आप नागरिक हो कि मालिक हो? अगर हम मालिक है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी आर्टिकल में आपको लिखा है कि आप मालिक हो। इसके सेक्शन 5 में लिखा है, उक्त खंड के क में, ठीक है, कोई बात उक्त खंड द्वारा दिए गए अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था तथा सदाचार के हितों में युक्ति युक्त निर्बंध जहां तक कोई विद्यमान विधि चलने दे। भाई लोगों, मेरे को चिट्ठी दी जा रही है, अरे भीम चलने दे। 2 मिनट का समय लूंगा भाई, ज्यादा समय नहीं लूंगा। शायद आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको समझा रहा हूँ। मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सीधे पुलिस प्रशासन से बात कर रहा हूँ। साथियों, आज हमारे समाज की यही समस्या में भाषण करने नहीं आया हूँ, और मैं आया हूँ तो कुछ उद्देश्य लेकर आया हूँ और इन लोगों को समझाने आया हूँ, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे हैं और इनको मालूम है कि ड्यूटी कर किनके लिए रहे हैं। मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब तक इनको हम बताएंगे नहीं तो बेचारे उनको भी थोड़ी मालूम है कि क्या है संविधान में क्या लिखा है। इन्होंने तो सिर्फ वो आर्टिकल पढ़े हैं कि हमको कहाँ तक की स्वतंत्रता दी गई है। तो साथियों, इसमें लिखा है कि जहां तक कोई साधारण विधि अगर विद्यमान है वहां से इनकी स्वतंत्रता स्वतः ही शून्य हो जाएगी। समझ रहे हो दादा? विद्यमान विधि का मतलब ये होता है कि हमारे जो रूढ़िगत प्रथाएं होती है वो होती है विद्यमान विधि, जो कि लिखित में नहीं है, मौखिक है। इसके उदाहरण ये है कि जब हमारी शादी होती है, जब हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है ना, जब हमारे घर का भूमि पूजन होता है, जब हम फसल काटते हैं, तो सारे नियम कानून से हमारी सारी चीजें होती है, उसको बोलते हैं रूढ़ी और प्रथा। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर मैं आपको उसका 5 पढ़ के बताता हूँ कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों और प्रयोग पर साधारण जनता के हितों या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्त निर्बंध जहां तक कोई विद्यमान विधि अधोरोपित करती है। समझ में आया? आर्टिकल 19 में स्पष्ट लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र जहां पर है वहां पे सामान्य प्रशासन के लोगों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन ये हमारे नाक पे नाच रहे हैं साथियों, इनको शर्म आना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं, ये भारतीय संविधान बोल रहा है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 बोल रहा है। अब मैं 13(3) का कि जब हमारे भाई लोग बात करते हैं ना तो हमारे लोगों को हंसी आती है। मैं आपको 13(3) का की बात भी बताता हूँ साथियों कि 13(3) का में क्या लिखा हुआ है। साथियों, 13(3) का मूल अधिकारों के असंगत, उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि 13(3) का की जब हम बात करते हैं, 13(3) का वो आर्टिकल है जो इस संविधान के मूल बोल सकते हैं, ये आदिवासियों का एक अपना एक कानून है। हो सकता है कि इस आर्टिकल को अब हम इनको समझाने लग जाए तो उसमें भी कभी ये संशोधन ला सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा हो ही रहा है, क्योंकि देश में कई कानून को बदलते देर नहीं लगती है जब उसके लिए समाज खड़ा हो जाता है। साथियों, 13(3) का इस संविधान के आरंभ से पहले
सुनना क्या लिखा हुआ है। इस संविधान के आरंभ से पहले, इस संविधान के आरंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रमुख सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक इस भाग के उपबंध में असंगत है। यह बात आपको ऊपर से जाएगी, लेकिन आप समझो कि इनकी जो विधियां हैं उसमें क्या लिखा है कि उस मात्रा तक शून्य रहेगी जहां पर हमारी रूढ़ी प्रथा प्रारंभ होती है। उसके सेक्शन का में लिखा हुआ है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाली कोई आदेश, अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी और प्रथा। साथियों, जब रूढ़ी प्रथा की हम बात करते हैं, यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट लिखा है रूढ़ी और प्रथा, लेकिन उन्होंने उसको डिफाइन नहीं किया है, फैला कर नहीं लिखा है, सिर्फ 2 शब्दों में उसको लिख दिया है। लेकिन इतना लिखना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमें ये आंदोलन करने की भी जरूरत नहीं लगेगी जब इनको समझ में आ जाएगा। तो रूढ़ी और प्रथा 13(3) का में स्पष्ट लिखा है कि अगर जहां तक इनके शासन खत्म होते हैं वहां से हमारी रूढ़िगत ग्राम सभा लागू हो जाती है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस जमीन पे हम खड़े हैं, जिस जमीन पे ये इनका कार्यालय खड़ा है, ये इनका है या हमारा है, ये आपको डिसाइड करना। बताइए किनका है ये? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ के हमारे जो विधायक महोदय हैं, है ना, सांसद महोदय है, उनको नहीं पता है क्योंकि वो भी इनके चंगुल में बैठे रहते हैं, इनकी झोली में जाकर बैठे रहते हैं और ऐसे बोर्ड लगा के समझा देते हैं कि देखो तुम्हारे लोगों के लिए तो हम ऐसे बोर्ड लगाते हैं। अब ये चीजें हमें खत्म करना पड़ेगी, जब जाके हमारे समाज को, हमारी माता बहनों को न्याय मिलेगा। क्योंकि इसीलिए आज तक भारतीय संविधान को स्कूल और बाबा साहब को स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब सही इंटरप्रिटेशन होने लग जाएगी, संविधान की सही व्याख्या होने लग जाएगी, तो जो मालिक है उसको मालिकाना हक मिलने लग जाएगा। फिर इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि हमारी अपनी व्यवस्था है। साथियों, हमारे बाबा साहब ने, बहुत सारे लोगों का मानना है कि बाबा साहब ने आदिवासियों के लिए संविधान में कुछ नहीं लिखा है। अरे इतना कुछ लिखा है। जो एक गेम आता है ना, जो कलर वाला, जिसको तोड़ मरोड़ के हम बनाएंगे तभी जाके कलर मिलेगा, ऐसे करके बाबा साहब ने लिखा है ताकि ये लोग ना समझ पाए। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी चौथी पीढ़ी मेरे लिए संघर्ष करेगी, मेरी आवाज बनेगी, और वो आप चौथी पीढ़ी हो साथियों। तब आज आप खड़े हो, आपकी जो आवाज आ रही है, आज जितनी माता बहनें आपके बीच में आई है, ये कहीं ना कहीं उसी अधिकार की वजह से आई है साथियों। आज इन लोगों को ये सारी चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे जो भाई लोग हैं, जितने भी जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान को पढ़ते ही नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तो हमको इनकी आवश्यकता नहीं है, हम सीधे मुख्यालय पे जाए कलेक्टर साहब से ही बात करेंगे। AITI इनसे बात करने की बात ही नहीं, क्योंकि इन्होंने संविधान पढ़ा नहीं, तो इनसे बात क्या करना। दादा गलत बोल रहा हूँ क्या? IPC CRPC, जब इनके पास अपन जाते हैं, इनको पूछो कि IPC और CRPC की धारा 5 में क्या लिखा हुआ है। दादा इनको पूछेंगे, इनको मालूम ही नहीं है। अगर मालूम होता तो ये FIR ही नहीं करते। 3 चीजों को उसमें इनका संविधान लागू नहीं होता है। थल सेना, जल सेना और आदिवासी रूढ़ी प्रथा स्पष्ट लिखा हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप भारतीय संविधान के किसी भी राइटर की बुक उठा के देख लीजिए, IPC, CRPC और CPC का सेक्शन 4 देख लीजिए। जो हमारी भूमि अधिग्रहण करते हैं ना रवि भाई, उसका CPC का 4 वाला सेक्शन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने आदिवासियों पे अत्याचार कर रहे हो। ये मामा को भी हम सिखाएंगे। अभी गौरव दिवस मना लो खुशी से, उसके बाद में तुमको कोई दिवस मनाने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आदिवासी समझदार हो गया है। और मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी भाइयों से हमारा यही निवेदन है कि पहले संविधान को खुद पढ़िए, फिर लीडर बनिए, क्योंकि इन लोगों को समझाने के लिए हमें संवैधानिक भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, बाबा साहब के मिशन की आवश्यकता पड़ेगी, बिरसा मुंडा के मिशन की आवश्यकता पड़ेगी, टंटे मामा के मिशन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जाके इन लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि हमको बबकारी देने से, हथियार उठाने से इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनको तो पहले छूट दे रखी है। हमें नक्सलाइट करके मार रहे हैं, किसी को आतंकवादी बोल के मार रहे हैं, क्योंकि उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है। अभी ये जब हमारे क्षेत्र में आते हैं, भारतीय संविधान में लिखा है कि जब सामान्य प्रशासन का व्यक्ति या शासन जब हमारे क्षेत्र में आती है तो एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप समझ रहे हो, आप अपने आप में एक 5वीं अनुसूची हो, पूरा भारत देश हमारा 5वीं अनुसूची है।
हम अगर इंदौर में भी खड़े हैं तब भी 5वीं अनुसूची रहेगी, हम मुंबई में भी खड़े हैं तब भी 5वीं अनुसूची रहेगी, दिल्ली में भी खड़े रहेंगे तब भी 5वीं अनुसूची रहेगी, क्योंकि 5वीं अनुसूची कोई क्षेत्र नहीं है, हमारी बॉडी से डिटेक्ट किया है उसको। ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, पिंजरे वाला शेर नहीं है। हमारा जो डीएनए है इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज तक ये हमें गुलाम नहीं बना पाए हैं, नहीं तो अभी तक हमारे समाज को कब से ये खदेड़ दिए होते। हमारे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जो लड़ते रहे, और आज ऐसे कई दिग्गज खड़े हो गए हैं जो इनकी बोलती बंद करने के लिए काफ़ी है। साथियों, मैं शायद आपका ज़्यादा समय ले लिया हूँ और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ले लिया।